कैसे हम लोग ये प्राप्त करते हैं कि इसका जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के परिधि कितना होगा, है ना। फिक्स बॉडी ना होकर के आपकी क्या है, कोई मान लीजिए कि रॉड है, छड़ है, उसका आपका सेंटर के सापेक्ष आप देखते हैं, सेंटर से जो एक्सिस जाती है उसमें आप जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं, लेकिन साइड से यदि पूछ ले, एक छोर से पूछ ले, तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। आज हम लोग देखेंगे जड़त्व आघूर्ण की थ्योरम और इससे संबंधित कई उदाहरण देखेंगे आज के वीडियो में। आइए देखते हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग थ्योरम, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। जो मैंने अभी चर्चा किया कि एक छड़ का आप कैसे निकालेंगे, एक साइड से आप कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास से तो फिक्स रहता है कितना इतना है, आप एक डायरेक्शन से, एक किनारे से उसका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको क्या कहते हैं, समांतर अक्ष की प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर अक्ष की प्रमेय। ठीक, समांतर अक्ष की प्रमेय क्या कहलाती है ये, देखिए कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग। देखिए ऐसे यदि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे आपका ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको आपका जो एक्सिस है वो ये है ना, ऐसे घूम रहा है, ये ए ये बी है, इसमें आपको निकालना है। और आपको सेंटर ऑफ मास इसका यदि यहां है तो ये आपको यदि पता है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, पैरेलल अक्षों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है, लंबवत दूरी है, शॉर्टेस्ट पाथ है ये, ठीक है। इससे हम लोग यहां पर एक मान लेते हैं कण, कोई पी है, क्या है ये, पी है, एम द्रव्यमान यहां रखा हुआ है। ये अक्ष क्या कहती है, समांतर अक्ष की प्रमेय कहती है। देखिए कैसे मानते हैं हम लोग कि ये देखिए क्या हो जाएगा, एक पी बिंदु के लिए यदि हम बात करें तो ये उत्पत्ति, देखिए यहां से आई आपको निकालना है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर, सिग्मा m r स्क्वायर होता है। तो यहां क्या लिख देंगे, a प्लस आर लिख देंगे, ये स्क्वायर हो जाता है, ये होता है ICN। अब आप क्या करें, देखिए इसको हल करेंगे तो पहले इसका हमको वर्ग करना पड़ेगा, सिग्मा m, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस, ये देखिए ये दूरी a प्लस आर होगी, यहां से लेकर के यहां तक की P तक की बिंदु की दूरी a प्लस आर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां पर जब आप इसका गुणा कर देंगे तो सिग्मा m a स्क्वायर प्लस सिग्मा m आर स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा m इंटू आर और इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये आपको पता हो तो ये शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के परितः सभी कणों के आघूर्णों का योग क्या होता है, शून्य होता है। द्रव्यमान केंद्र के परितः सभी कणों के आघूर्णों का योग क्या होता है, शून्य होता है। ये शून्य हो गया, इसके चलते ये पूरा पद क्या हो गया, शून्य हो गया। सिग्मा m a स्क्वायर, ये आपका ये है, सिग्मा m क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और इसको कर देंगे a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये किसके परितः है, ICM है, ये क्या है, ICM, ये आपका I हो गया। तो इस तरह से ये आप समांतर अक्ष की प्रमेय को पढ़ते हैं। समांतर अक्ष की प्रमेय, अक्ष के समांतर द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। यहां पर ये लिखा गया है, इसको हम कुछ इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ये है ना, क्यों शून्य हो जाता है, मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान केंद्र के परितः
द्रव्यमान केंद्र के प्रत्यय किसी भी पिंड के संपूर्ण कणों का जो आघूर्ण होता है वो शून्य होता है, इसलिए ये शून्य हो गया, ये पद आपका शून्य हो गया। जब ये पद शून्य हो जाएगा तो इतना बचेगा, ये आपका ये हो जाएगा सिग्मा m, मतलब कणों का योग जो पिंड के द्रव्यमान के बराबर होगा, और ये ICM होगा। ये है आपकी समांतर अक्ष की प्रमेय। अब देखिए इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए अब छड़ का हम लोग एक निकालते हैं, समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज करके एक छड़ का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। देखिए जैसे ये अक्ष है और एक ये छड़ है, क्या है ये छड़ है मान लीजिए, ठीक है। आप ऐसे घुमा रहे हैं इसको, कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे। इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है L/2 पर होता है, क्या होता है, L/2 पर, ठीक। एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण हम लोग निकालने जा रहे हैं एक साइड AB से, दिख रहा है आपको, AB से हम लोग निकालने जा रहे हैं, और ये सेंटर ऑफ मास से है, जिसको ICM बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये एक्सिस है। तो इसका जो मान निकालना हमको, वो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, I इज इक्वल टू हो जाएगा ICM और प्लस MA स्क्वायर। A की वैल्यू ये है, A क्या L/2 के बराबर है, ये L, ठीक है। ICM जानते हैं हम कितना है, ICM होता है, आप इसको याद कर लीजिए, ML स्क्वायर बाई 12, ML स्क्वायर बाई 12 होता है। तो यहां पर रख दीजिए, देखिए ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M, A की जगह क्या रखेंगे, L/2, A की जगह क्या रखेंगे, L/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहां मान रख देते हैं हम लोग, I बराबर कितना आ जाएगा, M कॉमन ले लिया, L स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां पर 1/12 और प्लस 1/4 है ना, ये स्क्वायर हो गया 1/4, तो ये 4 और 4 3 12 3 हो गया, 1 4 4 3 12। I का मान आपका देखिए क्या हो गया, ML स्क्वायर है ना बटे 3, ये आना चाहिए। इस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इस तरह हम इसको निकालते हैं। ये है समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, जैसे किसी बेलन का पूछा है, बेलन का एक साइड से जैसे ऐसे दे दिया है, तो देखिए सतह वाले में लंब अक्षों की प्रमेय आएगी, और जब आपका छड़ है, बेलन है, इस तरह के ऑब्जेक्ट में आपकी क्या आ जाएगी, समांतर अक्ष की। आइए देखते हैं बेलन का, चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए बेलन है, ये इसका सेंटर ऑफ मास समझ लीजिए, ठीक है, यहां ICM और इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। लंबाई इसकी सपोज L है, कितनी है, L। आपको इसके परितः आपको निकालना है, ये अच्छा आ गई, इसके परितः आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे, है ना, इसको आप कैसे निकालेंगे, इसमें भी कौन से अक्ष की प्रमेय लगेगी, समांतर अक्ष की प्रमेय इसमें भी कार्य करेगी, ठीक है। समांतर अक्ष की प्रमेय इसमें भी कार्य करेगी। आइए हम लोग इसको लगाते हैं, देखिए कैसे। पहले तो हम ICM की बात करें, तो ICM इसका क्या होता है, ML स्क्वायर बाई 12, ML स्क्वायर बाई 12 और प्लस MR स्क्वायर बाई 4, ये इसका सेंटर ऑफ मास से जड़त्व आघूर्ण होता है। इसको फिक्स बॉडी का आपको रखा रहता है, उसको आप याद कर सकते हैं। ये आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना था, देखिए I निकालना है, ये AB के सापेक्ष, AB के सापेक्ष, तो I बराबर क्या होगा, ICM, समांतर अक्ष की प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, MA स्क्वायर, ठीक है। अब यहां निकालते हैं I, ये देखिए पहले आप इसको रखेंगे, ICM की वैल्यू ML स्क्वायर अपॉन 12 प्लस MR स्क्वायर बाई 4 प्लस A की जगह क्या है, यहां भी A की जगह है L/2, क्या होता है ये, L/2, ये चीज, तो यहां लिख देंगे L/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, M बाहर निकाल लेंगे और L स्क्वायर बाई 12 प्लस R स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 4। अब इसको हल करेंगे, M
ये 12 यहाँ हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3r² हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3l²। ठीक है, इतना ये आ जाएगा। तो इसका ICM कितना आ गया, I बराबर कितना आ गया, देखिए 3 1 4 3 12 और 3 चौको 12 ml² बटे 3 और प्लस r²/4, ये इसका I आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आप बेलन का निकाल लेंगे। जैसे वैल्यू रखा जाता है वैसे रख करके आप इसको हल कर लेंगे, बड़ी आसानी से ये आपका जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं लंब अक्ष की प्रमेय। क्या देखने जा रहे हैं, लंब अक्ष की प्रमेय। देखिए लंबवत अक्ष की प्रमेय क्या कहती है। लंबवत अक्ष की प्रमेय कह रही है किसी समतल तल पर, किसी समतल पटल पर स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग, दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि ये दो लंबवत अक्षे हैं, इनका जड़त्व आघूर्ण होगा, इनके योगफल का बराबर होगा तीसरे के साथ। ठीक है, ये क्या होगा, तीसरे के साथ होगा। कहने का मतलब है IZ = IX और प्लस IY। देखिए ये है, मान लीजिए ये 3 अक्ष हैं, ये देखिए ये तीनों अक्ष आपस में क्या है, समांतर, सॉरी लंबवत है। अब यदि ये कोई कण यहां पर यहां स्थित है तो ये क्या होगा, यहां से 90 डिग्री, यहां से ये दूरी y कहलाएगी, इसके लिए x कहलाएगी। इसी तरह से ये दूरी आप देखें यहां पर तो कुछ इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, ये चित्र बन रहा है। इसमें यदि आपको कोई कण यहां स्थित है यहां, तो देखिए तीनों एक्सिस बना पाना उसमें संभव नहीं होता है तल पर। ये तल 2D होता है, 3D नहीं होता है। तो यहां पर मान लीजिए कोई कण है, ये दूरी x कहलाएगी और ये दूरी y, ये y है तो यहां से जो दूरी ये होगी ये दूरी y कहलाएगी, और ये आपका x है, ये z है। तो इसके परितः आपको निकालना है, तो ये दूरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे इसकी उत्पत्ति होगी। यहां पर कैसे हम लोग करेंगे, IZ = इसको हम मान लेते हैं यदि a, क्या हो जाएगा, MA², और ये A² क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां का ये और ये एक त्रिभुज टाइप है जिसका ये कर्ण है। क्या है ये, क्या है, कर्ण है। इसको बना पाना संभव नहीं है ब्लैक बोर्ड पर, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। ये इस तरह से कुछ है। ठीक है, यहां पर कोई कण यदि स्थित है तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये ए जो है ये आपका क्या होगा, उस त्रिभुज का ऐसे कुछ ऐसे करके आप ये समझ लीजिए कि एक x है, एक y है, और आपको ये दूरी अब पता करना है। ये दूरी पता करना है तो क्या हो जाएगी, ये कर्ण होगी इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर। तो यहां लिख देंगे mx² + y², है ना। ये क्या हो जाएगा, x² + y², तो mx² और प्लस my², ये आपका IZ के बराबर होगा। IZ बराबर क्या हो जाएगा, IX + IY। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। ये समतल पटल के लिए है। आइए अब देखते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। देखिए यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है तो उसके कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग, रेखीय संवेग के आघूर्णों का योग पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। सपोज ये आपका एक अक्ष के परितः, ये मेरे हाथ के ये जो अक्ष गई यहां से, इसके परितः ये जड़त्व मतलब ये घूर्णन गति कर रहा है ना, कर रहा है ना घूर्णन गति। तो इसके कणों का जो
रेखीय संवेग है उनका आघूर्ण निकालेंगे और उनके आघूर्णों का जब योग कर देंगे तो इस पिंड का इस अक्ष के परितः आपका कोणीय संवेग प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये कि कोणीय संवेग जिसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर क्या है, ये देखिए m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 r3 एंड सो ऑन। ये मान लीजिए कुछ ऐसे है तो ये समझिए प्लस mn vn और rn, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम ये कह सकते हैं J इज इक्वल टू m1 v की जगह क्या रख सकते हैं, v होता है r इंटू ओमेगा, r1 इंटू ओमेगा और इंटू r1, ये मान हमने v1 की जगह रख दिया। दूसरा इसी तरह से रख देंगे प्लस m2 r2 ओमेगा और इंटू r2 प्लस एंड सो ऑन करके हम mn rn ओमेगा और इंटू rn, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं सिग्मा, या फिर ये कर दे ओमेगा कॉमन ले लें हम लोग, m1 r1 का स्क्वायर, देखिए r1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर और ओमेगा सभी कणों के लिए सेम होगा। जो घूर्णन का कोणीय वेग जो होगा वो सभी कणों के लिए सेम होगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये है सिग्मा m r स्क्वायर, सभी कणों के आघूर्णों का योग ओमेगा। तो J का मान आपके सामने आ गया। ये देखिए क्या आया, J इज इक्वल टू कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा। ये होता है कोणीय संवेग, क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण कोणीय वेग, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग आ गया। चूंकि I का मान आपने पिछले वीडियो में देखा कि ये होता है सिग्मा m r स्क्वायर, ये होता है सिग्मा m r स्क्वायर। तो ये आपका कोणीय संवेग है J, ये क्या है, कोणीय संवेग आपका J है, ठीक है। इसकी बीमा क्या होती है, मात्रा क्या होता है, ये आप इनका मान रख करके यहां से देख सकते हैं कि इसका क्या होगा। देखिए m l स्क्वायर t की पावर -1 है ना, m l स्क्वायर और t की पावर ओमेगा का क्या होता है, t की पावर -1, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी m l स्क्वायर t की पावर -1, ठीक है। और मात्रा क्या हो जाएगा, इसी से किलोग्राम है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये रहा आपका कोणीय संवेग। डिफिनीशन एक बार मैं फिर बता देता हूं, घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को पिंड का कोणीय संवेग कहते हैं, उस घूर्णन अक्ष के परितः जिसके परितः वो घूम रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका घूर्णन गति। अब हम लोग इसके बाद आइए देख रहे हैं अगली हेडिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। देखिए कोणीय संवेग परिवर्तन की दर अभी अभी हमने पढ़ा, कोणीय संवेग क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा। यदि हम इसको समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें, इसको लिख सकते हैं dJ अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा I d ओमेगा अपॉन dt, ठीक है, d ओमेगा अपॉन dt, ये रेट ऑफ दर। इसका क्या हो जाएगा, ये रेट आ गया। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं I इंटू एल्फा dJ अपॉन dt। ये क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण और
कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि यहां अल्फा क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये आपका कोणीय संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी के साथ देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा, डी जे अपॉन डी टी, ये किसके बराबर है, आई इंटू एल्फा। आपको बताया ये टाउ के बराबर है। किसके बराबर, टाउ यानी कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के बराबर है ये। ठीक है, इसको हम लोग टाउ कहते हैं। अब ये सूत्र आई इंटू एल्फा क्या होता है, टाउ के बराबर होता है। आइए देखते हैं, इसी फार्मूले से हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा डी जे यानी कि कोणीय संवेग की जो दर होती है वो टाउ के बराबर होती है। ये कह रहा है यदि टाउ इक्वल टू जीरो, यदि टाउ इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, देखिए इफ टाउ इज इक्वल टू जीरो देन डी जे आल्सो इक्वल टू जीरो, डी जे आल्सो इक्वल टू जीरो। यदि हम इस वैल्यू को यहां पुटअप कर दे तो दैट मीन क्या हो गया, जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि आपका ये क्या आ जाएगा, जे क्या है आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, कहने का मतलब यह है कि यदि घूर्णन करती हुई पिंड में, घूर्णन गति यदि कोई पिंड कर रहा है और उस पर कोई बाहरी बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति उस पर बल आघूर्ण आरोपित नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क्यू जीरो है वहां पर, तो उसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये रूल ये कहता है कि यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य है, यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो किसी भी पिंड का कोणीय संवेग क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्या रहेगा, नियतांक रहेगा। और यहां पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू आई वन ओमेगा वन आल्सो इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, है ना। इसके एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा। ये कहता है, देखिए यदि ऐसी, आप इसको घर में करके देख सकते हैं। ये आप पतली नली एक ले लीजिए, पेन वगैरह काट लीजिए, खाली पेन खोखला, और इसमें से एक धागा डालिए, धागा डालिए और यहां से एक धागे पे एक कोई भी पत्थर कण छोटा सा बांध करके इसको घुमाइए, ऐसे, है ना, ऐसे घुमाइए और फिर इसको थोड़ा सा खींचते जाइए नीचे, यानी कि ये जो लेंथ है आर, इसको घटाइए। आर घटाएंगे तो देखिए आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। यदि आर घटाएंगे तो आई भी क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा। जब जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं वो तेजी तेजी चक्कर काटने लगेगा। कैपलर ने भी यही बताया था, उसमें ये कहा गया था कि क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। इसका मतलब जब जो ग्रह है सूर्य के जब नजदीक आ जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो यही यहां पर शो हो रहा है। इसी तरह से जो चक्र खाते हैं ऐसे, वो कई गोला खा लेते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं बॉडी को सिकोड़ लिया, मतलब आर को कम कर दिए। आर को जब कम कर दिए, ऐसे थे, सिकोड़ करके ऐसे हो गए, तो उसकी जो त्रिज्या थी वो घट गई। त्रिज्या घट गई मतलब जड़त्व आघूर्ण घट गया। जब जड़त्व आघूर्ण घट गया और इन दोनों का गुणनफल बराबर रहना है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जितना ज्यादा वो सिकोड़ लेगा उतना ही वो ज्यादा चक्कर काट पाएगा, उतना ही वो ज्यादा चक्कर काट पाएगा। ये कंजर्वेशन है। इसी तरह से घूमती हुई यदि कोई घिरनी है, उसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, मेज है, डंबल लिए है, ऐसे घूम रहा है और वो अपना हाथ यदि सिकोड़ ले तो उसकी स्पीड क्या, कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि यदि किसी घूर्णन करती हुई पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यह कहता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आइए देखते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन गति ऊर्जा। यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका कण सर्कुलर मोशन करेगा, ये आपको शुरू में बताया मैंने।
तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा, और उन्हीं सभी कणों का यदि हम गतिज ऊर्जा का योग कर देंगे तो वो घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कहने का मतलब ये देखिए, यदि एक कण की बात करें तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m1v1 का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, हाफ m1, और v का क्या होता है, r इंटू ओमेगा। तो यहां त्रिज्या कम ज्यादा हो सकती है लेकिन कोणीय वेग तो सबका क्या रहेगा, समान होगा। इसी तरह से हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम पूरे पिंड की बात करें, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा है ना, घूर्णन गतिज ऊर्जा ये क्या हो जाएगी, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा K क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, सबका योग कर दीजिए, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सबको करते करते आप मान लीजिए mn है तो हाफ mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए क्या कॉमन ले लेंगे आप, हाफ क्या ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहां पर, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर mn rn का स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, सबको ये जोड़ देंगे तो क्या आएगा, I आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जड़त्व आघूर्ण है। तो K का मान क्या आ गया आपका, हाफ, इसको लिख देंगे सबको, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, और ये सिग्मा m r स्क्वायर, इसको I बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो K का जो मान आया 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल एनर्जी ऑफ बॉडी है, ये रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला है। तो ये सब बेसिक आप पहले से जानते थे। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में हम लोग V का मान रख दिए, V होता है R इंटू ओमेगा। V क्या होता है, R इंटू ओमेगा होता है, तो हमने V की वैल्यू रख दिया और इसको फिर सभी पिंडों का टोटल कर दिया, तो ये जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो गया, यहां से I ये हो गया, और फिर इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हैं कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, ये आपका पहले का था हाफ mv स्क्वायर, उसी से सारा डेरिवेशन हो गया। तो ये रोटेशनल मोशन में रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी है, ये इसको हम लोग ऐसा करते हैं। आइए देखते हैं आनत तल पर बिना फिसले किसी पिंड के लुढ़कने की शर्त। देखिए ये एक कंडीशन है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इस पर लुढ़कता हुआ आएगा, इसके बिना फिसले एक झुके हुए तल पर बिना फिसले इसके चलने की शर्त क्या है। ये लुढ़कता हुआ ऐसे आए, इसके लिए क्या शर्त है ये हमको पढ़ना है, ठीक है ना। एक आनत तल पर बिना फिसले पिंड के लुढ़कने की शर्त। तो देखिए इस चित्र को मैंने ऐसे बनाया है, इसमें देखिए तभी ये फिसलेगा नहीं जब घर्षण बल होगा आपका। यहां पर एक ये बल आघूर्ण कार्य करेगा, ये इसको ऐसे ऐसे क्या करेगा, घुमाएगा, इधर बल आघूर्ण लगेगा, ये Fs इंटू आर के बराबर। पहले हम इसमें बलों की तुलना कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लग रहा है, इधर की ओर mg sin थीटा और उधर की ओर Fs। अब देखिए यहां पर mg चूंकि नीचे की ओर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब mg sin थीटा एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, mg sin थीटा है ना, ज्यादा है किससे, Fs से। Fs से क्या है, ज्यादा, घर्षण बल से ज्यादा है, तभी तो ये रोटेटरी हो रहा है, चल रहा है। और ये किसके बराबर आएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये होता है। दूसरी की यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना। यहां पर mg के दो पार्ट किए गए हैं आपके, ये उतना ही कोण यहां है जितना यहां पर है। mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, इसके दो पार्ट किए गए हैं, mg sin थीटा और mg cos थीटा। जिधर थीटा होता है उधर वाला फैक्टर cos थीटा होता है हमेशा, mg cos थीटा। अब ये इसका एक घटक जो है, इसके दो टुकड़े किए गए हैं, mg sin थीटा और mg cos थीटा, ये इसके बराबर हो गया। यदि हो गया होता तो ना चलता, लेकिन ये ज्यादा है तभी तो ये घूम रहा है, आ रहा है नीचे की ओर। तो ये mg sin थीटा माइनस घर्षण बराबर जितना भी इसका बल अधिक होगा द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होगा। इसकी हम तुलना करें तो ये क्या है आपका mg cos थीटा माइनस n, ये शून्य है क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये बहुत जरूरी है। एक आता है ना संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति ये होती है कि यदि किसी
ऑब्जेक्ट पर बराबर मात्रा में बल, बराबर मात्रा में बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उसमें कोई बल ही नहीं लग रहा, क्योंकि उसका टोटल मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इनको संतुलित बल भी कहते हैं, मतलब बल लगे या ना लगे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो वस्तु संतुलन में रही आएगी। तो इसी तरह से यहां पर भी है, ना ये वस्तु ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या है आपके, क्या है, ये माइनस ये या ये माइनस ये बराबर शून्य कर दिया। अब देखिए ये समीकरण सेकंड है। अब हम देखें तो घूर्णन गति यहां पर हो रही है, क्या हो रही है, घूर्णन गति, घूर्णन बिना फिसले यदि हो रही है तो घूर्णन गति हो रही है। और घूर्णन गति कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है, कौन, Fs इंटू, यदि त्रिज्या इसकी r हो, त्रिज्या r हो, Fs इंटू r, ये किसके बराबर होता है, I इंटू क्या होता है, ये बल आघूर्ण हुआ टाउ, और टाउ बराबर आपका क्या बताया गया है, I इंटू एल्फा। टाउ बराबर क्या होता है, I इंटू एल्फा, ये टाउ के बराबर होता है। बल आघूर्ण, इसको हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ये टाउ के बराबर है बल आघूर्ण। और Fs इंटू आर, ये त्रिज्या है, बल गुणे दूरी, ये त्रिज्या है, ये बल लग रहा है, तो ये देखिए ये बल है यहाँ पे और ये ऐसे, तो ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी ये r है और बल इधर लग रहा है, तो ये लंबवत दूरी हो गई ना, ये f, तो f इंटू आर ये यहां बता रहा है, तो Fs इंटू आर ये क्या हो जाएगा, I इंटू एल्फा के बराबर हो जाएगा, I इंटू एल्फा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हम इसको ये कह सकते हैं, अल्फा को कन्वर्ट कर सकते हैं रेखिक त्वरण में, तो ये क्या हो जाएगा, Fs, अब देखिए यहां शुरू करते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, Fs इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू I, अल्फा क्या होता है, A बाई R होता है, A बाई R है ना, Fs इंटू आर बराबर I, चूंकि यहां क्या था अल्फा, अल्फा क्या होता है आप जानते हैं, अल्फा बराबर क्या होता है, A बाई आर, त्रिज्या है ये रेखीय त्वरण, ये क्या है, रेखीय त्वरण है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A की वैल्यू यदि आपको निकालना पड़े यहां से, तो क्या हो जाएगी, A बराबर आपका हो जाएगा कितना, देखिए Fs इंटू आर स्क्वायर बटे I, ये आपका बिना फिसले ये पिंड लुढ़ के, इसके लिए ये कंडीशन है, इसके लिए क्या है, ये कंडीशन है। अब A का मान इस समीकरण में आप रख सकते हैं, A का मान इस समीकरण में रख दीजिए, आपका आ जाएगा क्या कंडीशन बनेगी, है ना। अब देखिए यहां से यदि हम Fs निकाल लें, Fs कितना आ जाएगा, यहां से देखिए Fs की वैल्यू कितनी आ गई, ये A हो गया, ये Fs कितना आ रहा है, Fs आपका आ रहा है I इंटू A बटे R स्क्वायर, ये आ गया एक Fs, है ना। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, ठीक है। Fs इक्वल टू I इंटू A बटे R स्क्वायर। अब पुनः हम समीकरण 1 में इसको रख देते हैं, समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में हम इसको रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहां समीकरण 1 ये है, mg साइन थीटा माइनस Fs की वैल्यू I इंटू A अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, m इंटू A, है ना। इसको आप इधर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, देखिए ये आपका आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, A कॉमन ले लेंगे, आपने A कॉमन ले लिया है ना, तो A और कॉमन ले लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, I अपान R स्क्वायर, है ना, ये I अपान R स्क्वायर, ये यहां से ले लिया मैंने, I अपान R स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, M प्लस M और बराबर mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैंने इसको कर दिया, थोड़ा जगह कम थी। देखिए इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, A और A दोनों में कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ I अपान R स्क्वायर बचेगा और यहाँ M बचेगा, ये मैंने रख दिया, बस हो गया। अब आपका देखिए A का मान कितना आ गया, A का मान कितना आ गया, ये आपका मैं यहाँ रख देता हूँ, ये घूमने के लिए A बराबर देखिए क्या आ जाएगा, A बराबर
कितना mg साइन थीटा बटे क्या आ गया I अपान आर स्क्वायर और प्लस m, ये इसका फार्मूला बनेगा। तो अब I का मान चेंज हो जाएगा, ये बेलन होगा तो I का मान कुछ और होगा, है ना, और डिश होगा तो उसका कुछ मान और होगा। ये दो कंडीशन से आपका काम चल जाएगा। जैसे जो मान दे इसमें पुटअप कर देना है, I का मान चेंज होगा, बेलन होगा तो उसमें I का मान कुछ और आएगा और दूसरा आएगा। चलिए देखते हैं आगे, हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं इसमें। जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन देता तो क्या होता, तो K का मान हम लोग रख देते, है ना, यहां पर K का मान रख देते रेडियस ऑफ गायरेशन में। ठीक, तो इस तरह से ये 2-3 कंडीशन आपकी आएंगी और जगह ये कम है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं संतुलन क्या है दृढ़ पिंडों का। ये संतुलन की स्थिति देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए इक्विलिब्रियम क्या है, संतुलन क्या है। तो देखिए मैंने आपको ट्रांसलेटरी में बताया कि बलों का योग शून्य होना चाहिए, वो आप जानते हैं। टोटल बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक, यानी कि सदिश योग बलों का शून्य होना चाहिए। लेकिन घूर्णन गति में क्या होता है, घूर्णन गति में बल का जो काम स्थानांतरित गति में जो बल का है वही घूर्णन गति में बल आघूर्ण का मान है। मतलब घूर्णन गति में संतुलन के लिए बल आघूर्ण का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होना चाहिए। इसमें कहने का मतलब है कि क्या होना चाहिए, दायावर्त आघूर्ण बराबर वामावर्त आघूर्ण, वामावर्त आघूर्ण बराबर दायावर्त आघूर्ण। ये मेन कॉन्सेप्ट है आघूर्ण। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये जब बराबर, जैसे आपका शीशा है, ऐसे है, यहां से ऐसे कर दिया जाता है और यहां पर कोई एक लड़का बैठा है ना, और एक लड़का यहां बैठा है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए इसका लग जाएगा, ये मान लीजिए m1g है, यहां पर है इसका भार m2g। डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो यहां से ये r1 है और यहां से क्या है r2 है। तो इनके संतुलन के लिए क्या जरूरी है, इधर का जो आघूर्ण होगा वो इधर के आघूर्ण के क्या होना चाहिए, बराबर। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसका मतलब है वामावर्त आघूर्ण क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, तो इनको दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि m1 g1 r1 इज इक्वल टू m2 g2 r2। इसमें सॉरी g1 g2 नहीं, g तो सेम होता है, ये g कैंसिल हो गया, यहां पर m1 r1 आल्सो इक्वल टू m2 r2। ये संतुलन के लिए जरूरी है। अब आपको आघूर्ण निकालना आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है यहां पे, जैसे सीढ़ी वाला है, सीढ़ी वाला है, तो यहां पर देखिए इधर ये लगाएगा और इधर क्या, ये इधर। ठीक है, प्रतिक्रिया, तो इसका ध्यान देना होता है। दोनों में, ट्रांसलेटरी में स्थानांतरित गति में बल का योग जो सदिश योग है वो शून्य होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब बराबर और विपरीत दिशा में लगने वाले बल होना चाहिए, और इसमें इसके आघूर्ण दायावर्त आघूर्ण बराबर वामावर्त आघूर्ण होना चाहिए, है ना। तो घूर्णन गति में लगभग मैंने सारी हेडिंग्स समाप्त कर दी है। यदि कोई हेडिंग्स आपके हिसाब से बच रही हो या कोई एक्स्ट्रा जानना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।